हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं जिससे संबंधित जानकारी लेने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने अभी तक कॉल किया है। और वो क्या विषय है कि ईरान में ये जो वॉर हो रहा है, इस स्थिति में भी हम कैसे पैसे बनाएं स्टॉक मार्केट से। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, ईरान वॉर में कैसे पैसे बनाएं और किन दो सेक्टर्स पे मैं अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, फोकस हूं, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि भाई ये ईरान वॉर की इतनी धूम, इतनी बात क्यों हो रही है। और उसका कारण यह है कि कहा यह जा रहा है कि ईरान वॉर जो है वो स्टैगफ्लेशन की स्थिति वर्ल्ड ओवर प्रोड्यूस करने वाला है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति आने वाली है। अब आप पूछोगे कि ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है। दोस्तों, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है स्टैग्नेंट और दूसरा है इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट का स्टैग लिया है STAG और इन्फ्लेशन का फ्लेशन लिया है FLATION और बना है वर्ड स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक सी जाती है, थम सी जाती है। परंतु वहीं पे जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है, वो गगनचुंबी जो है वो छलांग मारने लगती है। यानी इकोनॉमी जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट है और महंगाई यानी इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन की स्थिति में कैसे हम पैसा बनाएं या अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखें, इस विषय के ऊपर में आज मैं थोड़ा सा प्रकाश इस वीडियो के माध्यम से डालूंगा। परंतु दोस्तों, यदि आपको विस्तृत रूप से देखना है तो कल मेरा एक वीडियो आ रहा है जहां मैं ये बताने वाला हूं कि मैं कहां निवेश कर रहा हूं स्टैगफ्लेशन की स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए। कहां कहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, दिख रही हैं। रात में 10 बजे के आसपास कल मैं ये वीडियो रिलीज करूंगा, 16 अप्रैल को सभी को मिल जाएगा। यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो की फीस 1500 रुपए है। आप में से जो फीस दे सकता है वही मुझे संपर्क करे। दूसरी बात, मैं 20 अप्रैल को जिन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, जो 159 रुपीज पे करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी मैं उनके लिए भी एक वीडियो बना रहा हूं। तो आपने यदि मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें। अब आते हैं इस स्टैगफ्लेशन के मुद्दे पे कि स्टैगफ्लेशन जो है इसमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रखा जाए। दोस्तों, कहां निवेश कर रहा हूं मैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है जानना कि कहां निवेश स्टैगफ्लेशन की स्थिति में हमें नहीं करना है। जैसे ज्योमेट्री में मैथ्स का प्रॉब्लम होता था कि हम पीछे से शुरुआत करते थे और बाद में सामने जाके लिखते थे हैंस प्रूफ्ड, ऐसे ही स्टैगफ्लेशन की स्थिति से अपने पोर्टफोलियो को यदि आपको बचाना है तो आपको पहले ये जानना है कि मुझे क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट जो होता है, तो पहले डोंट को जान लीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में जीडीपी ग्रोथ जो है, इकोनॉमी जो है वो थम सी जाती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में जो सेक्टर सबसे बुरी मार झेलता है वो है बैंकिंग का सेक्टर। बैंकिंग जो है, मैं इससे दूर दूर, मतलब मैं इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा, टच नहीं करूंगा, मैं इस सेक्टर से दूर भागूंगा। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है, महंगाई से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट ऊपर करते हैं, है ना। और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर करते हैं तो क्या होता है, लोग लोन लेना कम कर देते हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आज आपको होम लोन 9% पे मिल रहा है। यदि कल स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति इंडिया में आ जाए, 9% के बदले यदि आपको 18% पे ब्याज मिलने लगे, तो क्या आप लोन लेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो जो पर्सनली आप अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन के रूप में, वैसा ही तो आप इन्वेस्टमेंट के रूप में, आप दूसरे एंड पे आप इन्वेस्टर हो। एक एंड पे आप कंज्यूमर हो, दूसरे एंड पे इन्वेस्टर हो। कंज्यूमर, आप उन कंपनीज के प्रोडक्ट को उपयोग कर रहे हो, खरीद रहे हो,
वहीं दूसरी तरफ उन कंपनीज का रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? ऐसी आदमी सोचता है। तो जब लोन जो है वो लेने की संख्या कम होगी, लोन महंगे होंगे, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है इसका बॉटम लाइन पे और टॉप लाइन पे बैंक्स के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक हिस्टोरिकल जो है ना वो एक कोरिली बना के देता हूं, क्योंकि क्या है, बहुत सारे फ्रॉड लोग यूट्यूब पे आज की डेट में घूम रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे 2-4 लोगों ने वीडियो भी भेजे और बताया कि सर ये देखिए ये वीडियो में ये है। मैं बोला यार मेरे पास टाइम नहीं है, आप फोन पे बता दो क्या है इस वीडियो में। तो बोला कि इसमें ये बता रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ऑटोमोबाइल्स और इस टाइप की कंपनी के स्टॉक्स लेने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बहुत सारे लोग जो है इस टाइप के, या तो कह लीजिए कि हाफ लिटरेट काइंड ऑफ पीपल के वीडियो देख के आप अपना नुकसान न कर बैठे। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, मतलब बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये रहा है कि आप लोग को समझ में आए। अधिकतर वीडियोस में आप देखते हो कि स्टैगफ्लेशन लोग करते हैं, बट स्टैगफ्लेशन आपके पोर्टफोलियो को कहां हिट करेगा, कैसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए 1970s में, अभी 2026 चल रहा है, इसके पहले जो एक दशक था जिसमें स्टैगफ्लेशन की मार पूरे विश्व की इकोनॉमी ने झेली, वो था 1970s का दशक, ठीक है। यम किपुर वॉर हुआ था 1973 में। उसके पहले 1960s में जितने भी अरबियन नेशंस थे, इन्होंने यहां से अमेरिकन ऑयल कंपनीज को भगा दिया। 7 सिस्टर्स कहा जाता था, 7 बड़ी ऑयल कंपनीज को, जिसके अंदर में आपका एक्सॉन था अमेरिका का, शेवरॉन था, टेक्समाको था, आपका शेल पेट्रोलियम था, ब्रिटिश पेट्रोलियम था, टोटल एनर्जी था फ्रांस का। ऐसे 7 कंपनीज हुआ करती थी जो पूरे अरबियन कंट्रीज से ऑयल निकालती थी और बेचती थी। पर सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है ये मैमूर कद्दाफी ने किया। लीबिया में जब आए, उन्होंने बोला नथिंग डूइंग, मेरे देश से जो ऑयल है वो हमारे देश की कंपनी निकालेगी, आप नहीं निकालोगे, ऐसा बोल के उन्होंने टोटल एनर्जी और ब्रिटिश पेट्रोलियम इनको बाहर का रास्ता दिखाया, और शेल पेट्रोलियम को। उसके बाद में मैमूर कद्दाफी की देखा देखी में लाइन से जितने भी राष्ट्र हैं गल्फ में या नॉर्थ अफ्रीका में, इन लोगों ने, मिडिल ईस्ट में, इन लोगों ने एक एक करके बाहर निकालना चालू किया। सद्दाम हुसैन ने इराक से बाहर निकाला। 1979 में ईरान जब रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पर अयातुल्लाह खुमैनी की जो रिजीम आई, उन लोगों ने बाहर निकाला। तो ऐसे लाइन से सारे राष्ट्रों ने अमेरिका की कंपनीज को बाहर निकाला। तो अमेरिका और डेवलप्ड वर्ल्ड को ऑयल की कमी तो हो ही गई थी, पर सोने पे सुहागा हुआ 1973 में जब यम किपुर वॉर हुआ और अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, ठीक है। उस चीज से चिढ़ के जितने भी अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने बोला कि जाओ अमेरिका, हम तुम्हारे को अब तेल ही नहीं बेचेंगे, और उन्होंने तेल बेचने से साफ इनकार कर दिया अमेरिका को, ब्रिटेन को, जिन भी राष्ट्रों ने मदद किया था इजराइल की। तो भयानक रूप से जो है वो तेल के दाम जो है अमेरिका में बढ़े, पश्चिम राष्ट्रों में बढ़े। $3 $4 पर बैरल पे तेल था 1968-69 में, जो 1975 तक आते आते, 74 तक आते आते $3-4 से बढ़ के $40 हो गया। कैन यू इमेजिन? 10 से 12 गुना तेल के दाम जो है वो 5 साल में बढ़े, और इन 5 सालों में वर्ल्ड की इकोनॉमी एकदम स्टैग्नेंट सी हो गई, ठहराव सा आ गया, ठीक है। 1973 में S&P 500 जो है उसमें 14% की गिरावट देखी गई। 1974 में S&P में 26% की गिरावट देखी गई, और 1975 में आगे फिर उसने रिबाउंड मारा 37% का। पर 37% बढ़ने के बाद भी जो 1973 में जब मार्केट फॉल होना चालू हुआ उस लेवल पे नहीं आया, और पूरे 1970 से 79 के बीच में अमेरिकन स्टॉक मार्केट 40% गिरा, S&P 500। अब आप बोलोगे दोस्तों कि मैं S&P 500 की बात क्यों कर रहा हूं, अमेरिका की बात क्यों कर रहा हूं, इंडिया की बात क्यों नहीं कर रहा? बात इसलिए इंडिया की नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया में डाटा ही नहीं है भाई, डाटा रखा ही नहीं गया, और इंडिया के स्टॉक मार्केट का इतिहास बहुत छोटा है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कुछ 86 87 से जो है आप कह लीजिए कि सूचकांक का जो है हमें डाटा मिलता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी जो है उसके सूचकांक का जो प्रॉपर जो डाटा रखा गया है, जो स्थापना हुई निफ्टी की वो 1995 में हुई, 95 96 से जो है हम देख रहे हैं निफ्टी के इसको। तो हमारा इतिहास स्टॉक मार्केट का बहुत छोटा है, 30 साल का आप समझ लीजिए कि हमारे पास में इतिहास है। परंतु अमेरिकन स्टॉक मार्केट का जो है वो बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजी वाइज जो है डाटा उन लोगों ने रखा है। और आपको मैं ये बताऊं कि जब लास्ट टाइम स्टैगफ्लेशन हुआ था उस टाइम में सबसे बुरी मार जिस सेक्टर को पड़ी थी वो था बैंकिंग का सेक्टर। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें इतिहास से जो है वो लेसन सीखने को मिले। इतिहास में जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति जो है उसकी प्रोबेबिलिटी तो कम रहती है, परंतु एकदम वैसा नहीं होगा, पर कुछ कुछ उससे मिलता हुआ जो है उसकी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। और जो इतिहास मुझे दिख रहा है स्टैगफ्लेशन का, यदि ईरान वॉर के कारण स्टैगफ्लेशन की स्थिति आती है तो इस सेक्टर में इस दौर में जिस सेक्टर से मैं सबसे ज्यादा दूरी बनाऊंगा वो रहेगा दोस्तों आपका बैंकिंग सेक्टर। ये आपको क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे एक तो हुआ बैंकिंग, दूसरा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर का इजाफा, वहां पे इजाफा तभी होता है, बढ़ता तभी है जब लोगों के जेबों में पैसे होते हैं। आप ट्रैवल कब करोगे? आप बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े एसी, बड़े बड़े फ्रिज कब खरीदोगे? आप तभी वो खरीद सकते हो जब आपके जेब में पैसे हैं। जब आपके जेब में पैसे नहीं है तो आप कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में स्टैगफ्लेशन के टाइम में जैसा मैंने बताया कि जीडीपी ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ की संभावना तो बहुत कम नजर आ रही है। इकोनॉमी कम तेजी से ग्रो हो रही है तो लोगों की सैलरी भी कम तेजी से बढ़ रही है। सैलरी अगर नहीं बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है तो आप कैसे खर्च करोगे भाई? डिस्क्रिशनरी में नहीं खर्च करोगे। इसलिए जो यूट्यूब के चैनल इस तरीके की बात करते हैं कि स्टैगफ्लेशन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के प्रोडक्ट खरीदे, आप समझ जाइए कि ये लोग जो है ये अर्धज्ञानी है, इनको नहीं पता है कि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है। तो दूसरा सेक्टर जिससे एकदम दूरी बनानी चाहिए वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। ऑटोमोबाइल्स हुआ, कौन बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेगा भाई जब पेट्रोल डीजल महंगा रहेगा और कॉपर स्टील सबके प्राइसेस ऊपर रहेंगे, एल्युमिनियम के गाड़ियों के दाम महंगे रहेंगे, सैलरी बढ़ेगी, कौन खरीदेगा? तो ये सब लॉजिक कॉमन सेंस वाली बातें हैं। और मुझे ताज्जुब होता है कि मैं वीडियो देखता तो किसी को 5 लाख व्यूज, किसी को 2 लाख व्यूज, किसी को 15 लाख व्यूज, सिर्फ थंबनेल के दम पे। मतलब थंबनेल में कुछ चला दिया इन्होंने और मूर्ख जनता ने यहाँ के थंबनेल देखा और देखने बैठे और अंदर वीडियो में अनाप शनाप कुछ भी दे दिया जो कि कंप्लीटली अगेंस्ट है इकोनॉमिक सिद्धांत, इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स के। ये देख के मुझे बहुत दया भी आती है, दुख भी होता है और डर भी लगता है कि कितने इनोसेंट लोग जो हैं वो गलत सलत जानकारी लेके जो है पता नहीं अपने पोर्टफोलियो का क्या सत्यानाश कर रहे हैं। तो दोस्तों एनीवेज, तो ये दो सेक्टर जो है इसमें आपको अपने आप को दूरी बनाना है यदि स्टैगफ्लेशन की स्थिति आती है तो। अब आज के मुद्दे पे आते हैं, 14वें मिनट में आप पहुंचने वाले हैं हम। आज का मुद्दा जो है कि कौन से दो सेक्टर पे मैं अपना ध्यान फोकस कर रहा हूं, कहां मैं निवेश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला सेक्टर है कॉमोडिटीज। जब मैं कॉमोडिटीज बोलता हूं तो इसके अंदर में मेटल्स भी आ गए, इसके अंदर में प्रीशियस मेटल्स भी आ गए, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ऑयल, ये सभी चीजें मिला के बनती हैं कॉमोडिटीज। अगर ईरान वाली स्थिति के स्टैगफ्लेशन की अभी हम बात करें तो इसमें कुछ हद तक जो है मैं एग्रीकल्चर से दूर रहूंगा क्योंकि फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है और फर्टिलाइजर की कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ेंगे तो उस हिसाब से उनका सेल नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं रहेगा। तो एग्री को निकाल दो, पर उसके अलावा जो 4 चीजें हैं जो मैंने बताया, सबसे पहले ऑयल, दूसरा नॉन फेरस, तीसरा प्रीशियस और चौथा कुछ हद तक फेरस मेटल। फेरस यानी स्टील,
फेरस बेसिकली आयरन ओर के लिए जो है वो फेरस वर्ड यूज होता है। तो स्टील जो है दैट इज फेरस। नॉन फेरस में आ जाता है कॉपर, अल्मोनियम, जिंक, ये टिन, ये सारी चीजें जो हैं वो नॉन फेरस हुई। प्रीशियस में आ जाता है आपका गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब गोल्ड में आता है। दोस्तों जब लास्ट टाइम स्टैगफ्लेशन हुआ था 1970s के दौर की जो मैं आपको बात बता रहा हूं, उस दौरान गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर गए थे, ठीक है। और उस दौरान जो दूसरी चीज हुई थी वो ये हुई थी कि डाउ जोन्स ने जो अपना हाई बनाया था 1966 में, उस हाई को क्रॉस किया था 1982 में जाके उसने, 16 साल बाद। तीसरी बड़ी चीज जो उस दौरान हुई थी मैंने आपको बता दिया, ऑयल के प्राइसेस लगभग 10 से 12 गुना बढ़े थे। चौथी चीज जो हुई थी वो हुई थी कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही तेजी से ऊपर जो है वो पॉल वोल्कर साहब आए थे, उनको चेयरमैन बनाया गया था फेडरल रिजर्व का, ताकि वो इन्फ्लेशन की जो है वो कमर की हड्डी तोड़ दे, ठीक है। इन्फ्लेशन जिस हिसाब से अमेरिका में लोगों को सता रहा था, परेशान कर रहा था, पॉल वोल्कर साहब आए और उन्होंने तेजी से इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर लेके जाना शुरू किया। जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने पॉल वॉल्कर को बनाया फेडरल रिजर्व का चेयरमैन, और पॉल वॉल्कर साहब ने एक टाइम में 16-17%, 18% तक फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। 1981 में जो फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, इसका इंटरेस्ट रेट था करीबन 17-18% के आसपास में, और इन्फ्लेशन था 20-21% के आसपास में। और उसके बाद में जो गिरना चालू हुआ है, महंगाई जो गिरनी चालू हुई है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, तो फिर जाके जो है बॉन्ड मार्केट के लिए स्वर्णिम युग जो है वो 1981 के बाद से शुरू हुआ। और 1981 के बाद से लेके 2000 आप ये कह लीजिए कि 24 तक 22 तक, जब तक कि यूक्रेन वॉर नहीं हुआ था, 31 साल जो है ये बॉन्ड मार्केट के लिए बड़ा ही स्वर्णिम युग रहा। 2022 में जब इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व ने बढ़ाने शुरू किए, उसके बाद से अभी हम 3 साल में देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो हुआ क्या, जो रिस्क कैपिटल जिसको बोला जाता है, यानी ऐसा पैसा जो रिस्की एसेट्स में लगाया जा सके, जिसे जैसे कि स्टॉक्स, उन एसेट्स में जम के पैसा है। रिस्की एसेट मतलब वेंचर कैपिटल फंड, रिस्की एसेट मतलब प्राइवेट इक्विटी फंड्स, प्राइवेट क्रेडिट फंड्स। हुआ ये कि ये जो पैसा है ये बहुत ज्यादा मात्रा में अनटेस्टेड टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में लगा, और हमने देखा कि 1990s और 2000 का युग जो था वो स्वर्णिम युग था टेक्नोलॉजीज के लिए। आप इनफैक्ट देखिए 1984 में माइक्रोसॉफ्ट अपना आईपीओ लेके आया, और उसके बाद में लगातार वो कंपनी जो है वो जबरदस्त रूप से तेजी से बढ़ी। 1995 में इसने एक्सॉन मोबिल को रिप्लेस करके वर्ल्ड की सबसे प्रीशियस कंपनी बनी मार्केट कैप के हिसाब से। एक्सॉन ने रिप्लेस किया था एक्सॉन मोबिल के पहले जो सबसे प्रीशियस एक्सॉन को रिप्लेस किया था आईबीएम ने, और आईबीएम को रिप्लेस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये जो है ये एकदम से स्वर्णिम युग जो है वो आया वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी कंपनीज का, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर से नीचे आने लगे। तो मैं क्यों बात बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब ऊपर से नीचे आए तो टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा था। तो फिर अगेन ज्योमेट्री किया जाए, उल्टा जाया जाए, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा रहेगा। कई वीडियोस मैंने देखे जिसमें कई मूर्खानंद लोग बता रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रूपी गिर रहा है, तो रूपी गिर रहा है तो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होगा। अरे भाई, ये तो तब होता ना जब ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस रहते हैं। पर इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इनके तो बिजनेस मॉडल जो है उस पर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, चैलेंज आ गया। एआई ने बैंड बजा दिए इन्फोसिस, टीसीएस, इस टाइप की कंपनीज के लिए जो कोडिंग और जो सर्विसेज दिया करती थी। बेसिकली हमारी कंपनीज जो है ये कोई आर&डी के फील्ड में नहीं है, इनोवेशन के फील्ड में नहीं है, सॉफ्टवेयर में। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज जो है, SaaS जिसको कहा जाता है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कंपनीज के लिए
एक बूंद नहीं एक बेन बन के उभर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी बोलना, पर अभी सारी भी इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यू मॉडल के ऊपर में बहुत बड़ा जो है एक डेंजर साइन फ्लैश हो रहा है। तो अगेन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बैंकिंग और तीसरा टेक्नोलॉजीज, ये 3 सेक्टर से मैं एकदम दूरी बना के रखूंगा। और दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया का जो निफ्टी इंडेक्स है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का है। सेकंड नंबर पे जो है वो आता है आपका आईटी, ठीक है। और ये दोनों सेक्टर से मैं दूरी बनाने की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं निफ्टी पे भी बहुत ज्यादा बेरिश हूं, इंडियन मार्केट पे भी बहुत ज्यादा मैं बेरिश हूं, एटलीस्ट अभी तो। जब तक ईरान वॉर का जो है वो डिसीजन नहीं आ जाता या रुक नहीं जाता, थम नहीं जाता, सीज फायर सफल नहीं हो जाता, तब तक जो है मैं इन तीनों जगह से दूर रहूंगा। तो पहले, और ये 3 जगहों से दूर रहूंगा, पास किसके रहूंगा? कॉमोडिटीज मैंने आपको बताया, और दूसरा जो है वो है कॉमोडिटीज से ही रिलेटेड चीजें जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या बाय प्रोडक्ट के रूप में कॉमोडिटीज के उगती हैं, उस सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा बुलिश रहूंगा। उस चीज को यदि आपको समझना है तो आपको कल मेरा पेड वीडियो जो है जो 45-50 मिनट 40 मिनट का मैं बनाऊंगा विस्तृत रूप से, उसको देखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने आपको काफी सारे हिस्टोरिकल डाटा दिए हैं जो मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं भी दूसरे कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। ना केवल डाटा दिए बल्कि एक हिस्टोरिकल आपको मैंने बताया है कि 1970s में जब स्टैगफ्लेशन हुआ था तब क्या हुआ था, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कैसे अपने आप को 2026-2027 में अपने आप को तैयार करें। दोस्तों वीडियो यही अंत करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।